अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक नए चैप्टर का आगाज, डोमेन टू। डोमेन टू है जी अलजबरा। ये जो डोमेन टू है अलजबरा, इसकी जितनी भी सब डोमेन है वो सारी अलजबरा के बारे में है, उसको हम पढ़ेंगे। पहली डोमेन है जी हमारे पास नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज 2.1 है, तो उसका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट नंबर इज एडिड टू मेक दिस सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? एक तरतीब से, ठीक है। और इसमें आपको बोला गया जी नंबर सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस एक तरतीब से, ठीक है, जिसका कोई रूल हो। और नंबर, जो नंबर्स होते हैं आपके पास, एंड पैटर्न्स। पैटर्न्स मीन कोई रूल हो किसी का, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या है क्वेश्चन 1 में, कि आपने व्हाट नंबर इज एडिड टू मेक दिस सीक्वेंस। ये एक आपके पास एक सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है। 4, 8, 12, 16 इस तरह आगे ये चलता जा रहा है। तो आपने बताना है कि इसमें कौन सा नंबर ऐड होगा जिससे ये सीक्वेंस बन रहा है, चल रहा है। अब देखें, ये 4 है ना। अब 4 में हम कितने नंबर ऐड करें कि 8 बने? 4 में हम 4 ऐड करेंगे, ठीक है। यानी इस 4 में हम +4 ऐड करेंगे तो वो क्या बनाएगा? 8, ठीक हो गया। उसके बाद 8 में कितने ऐड करेंगे कि 12 बनेंगे? वो बनेंगे जी, 4 ऐड करने से 12 बन जाता है, ठीक है। और फिर 12 में कितने ऐड करेंगे? 16 बने, तो उसमें भी 4 ऐड करेंगे तो 16 बनेगा। इसी तरह कौन सा नंबर है जिनको ऐड करने से एक ये सीक्वेंस बन रहा है? तो वो नंबर हमारे पास 4 है, ठीक है। तो एडिड नंबर कौन सा हुआ? यहाँ पे आप आंसर लिख देंगे एडिंग 4, ये आपका जिसका आंसर है कि 4 को ऐड करने से हमारे पास एक ये सीक्वेंस बन रहा है। आगे इसका पार्ट 2 है, 12, 17, 22, 27, इसके आगे इस तरह ही आगे चलते जा रहे हैं। तो इसमें कौन सा नंबर ऐड करें? 12 में कितने ऐड करेंगे? 17 आया तो वो 5 है, ठीक है। +5 करेंगे तो वो 17 बनेगा। इस तरह इसमें कितने ऐड करेंगे? वो भी +5 होंगे, ठीक है। +5 करने से ये नंबर बन रहा है। फिर इसमें कितने ऐड करेंगे? +5 करेंगे तो वो ये नंबर बन जाएगा, ठीक हो गया। यानी कि +5 करने से हमारे पास ये एक सीक्वेंस बन रहा है नंबर सीक्वेंस का, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दें एडिंग 5, ये आपके पास इसका आंसर और ये आपके पास इसका आंसर। इसी तरह इसका पार्ट 3 है, 28, 34। आपको देखने से ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें कौन से नंबर ऐड हो रहे हैं जिससे ये सीक्वेंस बन रहा है। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको खुद ही नंबर मिल जाएगा कि ये नंबर है जो कि हर किसी में ऐड होकर वो सीक्वेंस बना रहा है। तो 28 में कितने ऐड करेंगे कि 34 बने? 6। इस तरह इसमें कितने ऐड? वो भी 6 होंगे। इस तरह इसमें भी 6 होंगे। तो आप देख सकते हैं कि +6 जो है वो एक सीक्वेंस से ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास एक इसका सीक्वेंस बन जाएगा, ठीक है, एडिंग 6। अब देखें ये वाला 101, 106, फिर 1011, फिर 106, ये 111 और 116। तो इसमें कितने कितने ऐड करने से ये सीक्वेंस बन रहा है? 5 ऐड करने से। तो +5, इसमें भी +5, इस तरह इसमें भी +5। तो हमारा आंसर क्या आया? एडिंग 5। लें जी, ये था हमारे पास सब डोमेन 1 का नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नंबर सीक्वेंस और पैटर्न्स, ये इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और जो इसका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो अभी हमने इसको सॉल्व किया है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक दिस सीक्वेंस। ये जो आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, ये हमने यहाँ पे किस नंबर को मल्टीप्लाई करके ये सीक्वेंस बनाया हुआ है, ये आपने इसमें बताना है उसको। अब देखें कैसे बताना है आपने। पहला नंबर 6 है, पहला नंबर 3 है, दूसरा 6 है, ठीक है। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 है तो वो 2 है, ठीक है। अब 6 आ गया। नेक्स्ट नंबर है 12। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 12 है? तो वो भी 2 है। देखें इसको इससे मल्टीप्लाई किससे किया? 2 से। और 6 को फिर किससे मल्टीप्लाई किया? 12 आया तो वो भी 2 था। फिर 12 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, वो भी 2 था, ठीक है। तो कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई वाला? 2, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मल्टीप्लाई 2, ये आपके पास इसका आंसर आ गया।
इसी तरह इसका पार्ट 2 है। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें 10 आए तो वो भी 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह 10 को किससे मल्टीप्लाई करें 20 आए तो वो भी 2 है। 20 को किससे मल्टीप्लाई करें 40 आए वो भी 2 है। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई वाला हुआ हमारा, मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू 2। ये जी आपके पास इसका फाइनल आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट 3 है। अब देखें पहला नंबर है 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 18 आए तो वो 3 है। उसके बाद 18 को किससे मल्टीप्लाई करें 54 आए तो वो भी नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद 54 को किससे मल्टीप्लाई करें 162 आए तो वो भी नंबर 3 ही है। तो इसको भी आप 3, तो आप देख सकते हैं कि सब में क्या आ रहा है 3 3। तो कौन सा नंबर हुआ मल्टीप्लाई वाला फिर हमारा 3। ये जी आपका इसका आंसर आ गया जी ये वाला। अब 7 है और ये 14 है। 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 14 आए वो 2 है, तो 2 आ गया। फिर 14 को किससे मल्टीप्लाई करें 28 आए वो भी 2 है। 28 को किससे मल्टीप्लाई करें 56 आए वो भी 2 है। तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई वाला हुआ 2। ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये जुबानी हो जाते हैं, इनको एक नज़र देखें आपको पता लग जाता है कि ये कौन सा नंबर आएगा इसमें जिसको मल्टीप्लाई करेंगे कि नेक्स्ट नंबर जो है सीक्वेंस से चल रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। यूज द फर्स्ट 3 टर्म्स इन अ पैटर्न टू फाइंड द रूल। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स आपको दी गई हैं इनको आपने यूज़ करना है इन अ पैटर्न, एक पैटर्न में है। फाइंड द रूल, तो आपने इसका रूल जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या नंबर हैं जो कि ऐड करके ये इस तरह एक सीक्वेंस चल रहा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसने क्या फर्स्ट 3 टर्म्स इन अ टू फाइंड द रूल इन अ पैटर्न, इसको सॉल्व करें। अब देखें ये है 52, ये है 57, ये है 62। अब इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कितने कितने नंबर्स आगे इंक्रीज होते जा रहे हैं जो कि इस तरह एक सीक्वेंस या एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो इसका आप कैसे पता लगाएंगे, सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, ठीक है। वैसे तो आपको साफ पता लग रहा है कि 52 में 5 ऐड करें तो 57 आता है, फिर 57 में 5 ऐड करें तो 62 आता है, फिर 62 में 5 ऐड करें 67, इस तरह ही आगे एक सीक्वेंस चलता जाता है। लेकिन आपने उसको सोल्व करके बताना है कि वो 5 कैसे आया आंसर आपका, ठीक है। तो इसमें आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि डिफरेंस भी होता है माइनस करना, डिफरेंस सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म, ठीक हो गया। सेकंड 57 है माइनस फर्स्ट 52 है, तो आंसर क्या आया 5, ठीक हो गया। अब देखें 5 आ गया। अब ये थी फर्स्ट टर्म 52 और सेकंड टर्म क्या है 57, ठीक है। तो अब आपने बताना है कि ये 57 कैसे आया। तो ये जो आपका 5 आया ना आंसर, ये अब आपने नेक्स्ट टर्म में से माइनस करते जाना है, तो वो आपकी टर्म आगे चलती जाएंगी। अब ये सेकंड टर्म है तो आप लिखेंगे सेकंड टर्म वो कैसे आएगी 57 है, ठीक है। इसमें आपने इसको प्लस कर देना 57, सॉरी फर्स्ट में आपने इसको ऐड करना है तब वो सेकंड आ जाएगी। सेकंड टर्म कौन सी बनेगी 52 है, इसमें आपने प्लस 5 कर देना तो वो क्या आ गई 57। इस तरह हम देख सकते हैं 57 हमारे पास ये सेकंड टर्म है, ठीक है। और उसके बाद इसमें आपने ये नंबर ऐड करना है ये वाला, ठीक है। तो वो हमारे पास फिर थर्ड टर्म बनेगी, थर्ड टर्म इसमें 57, ये जो आपका आंसर आया ये वाला, इसमें 5 को ऐड करना है तो वो 62 आएगा। तो इस तरह उसने आपको फर्स्ट 3 बोला था, तो फर्स्ट 3 हमने ये फाइंड कर ली है, ठीक है, फर्स्ट ये वाली। उसके बाद 5 ऐड करते गए तो हमारे पास ये इसका सीक्वेंस पैटर्न बनता गया, यानी क्या नंबर ऐड करने से ये वाला, ठीक है। आप इसका आंसर यहाँ पे लिख दें एडिंग 5, ठीक है जी। आगे इसका पार्ट 2 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। लें जी, अब इसमें कितने कितने ऐड हो रहे हैं वो भी आपने सेम इसी तरह करना है। डिफरेंस सेकंड एंड फर्स्ट टर्म
डिफरेंस सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म 85 है माइनस 78, तो आंसर क्या है आपके पास 7। ठीक है, यानी कि 78 में कितने ऐड करें कि 85 आता है, तो वो 7 है। हम एक नंबर मिल गया 7। अब 7 को आप इनमें ऐड करते जाना तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। इसमें बुक में आपके पास जी यही है। अब देखें फर्स्ट टर्म आपके पास 78 है, इधर आप लिखें सेकंड टर्म आपने फाइंड करनी है। सेकंड टर्म फर्स्ट 78 है, इसमें आपने इसको ऐड कर देना। ठीक है, प्लस 7 को, तो आ जाएगा जी 85। इस तरह ये सेकंड टर्म आ गई। और थर्ड टर्म कैसे फाइंड होगी? थर्ड टर्म इसको लिखना आपने और इसमें ऐड कर देना जो आपका 7 आंसर आया, तो वो 92 होगी। इस तरह फर्स्ट आपकी ये, सेकंड थर्ड, तो क्या ऐड करने से आंसर आ रहा है आपका 7, तो एडिंग 7। ठीक है, वो तो वैसे भी आपको पता लग रहा है कि 7 ऐड हो रहे हैं इनमें, जो कि एक पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर आप इस तरह स्टेप पूरे करेंगे तो एग्जाम में आपके मार्क्स फुल आएंगे। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 4, इसका फर्स्ट पार्ट है यूज दी पैटर्न रूल टू मेक दी पैटर्न। पैटर्न रूल को आपने यूज करते हुए, फॉलो करते हुए टू मेक दी पैटर्न, एक पैटर्न बनाना है। अब इसमें आपको क्या कह रहा है, वो आपने जो पैटर्न रूल है वो स्टार्ट करना है जी एट 8 से आपने स्टार्ट करना है एंड ऐड टू ईच टाइम, और हर एक में आपने 2 को ऐड करना है। ठीक है, और आपने इसका पैटर्न बना देना है। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट एट 8 से आपने स्टार्ट किया, ये देखिए मैंने 8 से स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो क्या कह रहा है एंड ऐड मीन जमा करना टू ईच टाइम, 2 को हर दफ़ा। अब 8 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 10 आ जाएगा। ठीक है, 8 + 2 10, 8 के बाद क्या पैटर्न आ रहा है आपके पास 10। ठीक हो गया। अब 10 में फिर 2 ऐड करना, उसने बोला ईच टाइम, तो इसमें जब आप फिर 2 को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 12। ठीक हो गया, फिर 2 को ऐड करेंगे आप +2, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 14। ठीक है, इस तरह ये आगे आपसे चलते जाएंगे। ठीक हो गया, 2 आपने इस तरह ऐड करते जाना और ये आपके पास एक पैटर्न बन जाएगा। ओके, आगे जो इसका पार्ट सेकंड है उसको भी कर देते हैं। पार्ट सेकंड में वो कह रहा है जी स्टार्ट एट 3। आगे क्या कहता है एंड मल्टीप्लाई टू ईच टाइम, एंड मल्टीप्लाई टू ईच टाइम। लें जी, इसमें भी आपने वैसे ही करना है जैसे वो कह रहा है। स्टार्ट एट 3 से स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपने 3 लिखना है, लिख दिया। आगे क्या कहता है एंड मल्टीप्लाई 2, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है ईच टाइम, हर दफ़ा। इसको जब आप ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 3 × 2 = 6। फिर 2 से ईच टाइम उसने बोला हुआ है, तो आंसर क्या आएगा 6 × 2 = 12। ठीक है, फिर 2 से जो कि उसने बोला हुआ है मल्टीप्लाई 2, और आंसर क्या आएगा 12 × 2 = 24। इस तरह ये आगे आपका चलता जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 को ऐड करना है इस टाइम और आगे लेते जाना है, इसमें 2 को मल्टीप्लाई करना है इस टाइम और स्टार्ट आपने करना है 3 से। इस तरह ये आगे आपने इसको लेते जाना है। ठीक हो गया, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बड़ा मज़े का क्वेश्चन था। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंसेस। ये जो आपको एक सीक्वेंस दिया गया है, इसमें से जो मिसिंग टर्म्स हैं उनको आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब 7, 10, 13, अब देखिए इनमें कितना डिफरेंस आ रहा है 3 का, इनमें कितना आ रहा है 3 का, तो यानी 7 में 3 ऐड किए तो 10 आया, 10 में फिर 3 ऐड किए तो 13 आया। अब 13 में कितने ऐड करें यहाँ आएगा, फिर उसमें कितने करें, उसमें कितने करें, तो उसमें कितने करेंगे 25 आए। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है। तो कैसे पता लगेगा आपको कि इनमें क्या आएगा सॉल्व? जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना कि बताइए इसके आगे क्या आएगा, तो आपने जस्ट करना है इसमें दूसरी वैल्यू में से पहली को माइनस कर देना, वो आपको फिर नंबर पता लग जाएगा कि इसमें कितना कितने वो ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बोलते हैं माइनस को, डिफरेंस सेकंड एंड
फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म ये है 10, फर्स्ट टर्म ये है, इसको माइनस करना है, 10 में से 7 गए 3। अब आपको नंबर पता लग गया है कि 3 सब में ऐड हो रहा है, ठीक है। तो आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 1 2 3 4, फोर्थ टर्म फाइंड करनी है आपने। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फोर्थ टर्म। अब देखें ऐड क्या हो रहा है आपके पास, 3 किस में होगा, इसमें होके तभी 4 बनेगा ना। तो 13 प्लस ये वाला नंबर 3 कितने हो गए 16, यानी फोर्थ टर्म में क्या आएगा फिर 16। उसके बाद आगे फिफ्थ टर्म में, यहाँ पे आप लिखेंगे फिफ्थ टर्म, और नंबर क्या ऐड होना है, नंबर 3 ही ऐड होना है जो हमने डिफरेंस करके निकाला हुआ है, ठीक है। तो फोर्थ टर्म 16 बनी है, इसमें ये नंबर ऐड करें 16, इसमें प्लस 3, तो आ गया 19, ठीक है। आगे हमने 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म भी फाइंड करनी है। तो सिक्स, या आप इसको वैसे लिख लें सिक्स टर्म, वो कैसे होगी, ये जो आया इसमें प्लस 3, तो क्या आ गया 22। अब देखिए हमने सारी फाइंड कर ली है। तो 13 के बाद ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म हमारे पास 16 आई है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। इस तरह आगे क्या 19, और उससे आगे 22, इस तरह 3 3 करके 22 में जब 3 ऐड करेंगे तो वो 25 आ जाएगा। तो ये हमने सीक्वेंस से जो मिसिंग टर्म्स थी उनको कंप्लीट कर दिया। अब आ जाए इसके पार्ट 2 की जानब, इसमें भी आपने मिसिंग टर्म फाइंड करनी है, वो भी इसी तरह जैसे ये वाला क्वेश्चन किया आपने। तो इसमें डिफरेंस सेकंड एंड फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी दूसरी में से पहली को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आया 6। यानी अब आपको ये नंबर पता लग गया कि ये 6 नंबर है आपके पास जो कि सब में आएगा ऐड होके। तो कौन सी टर्म फाइंड करनी है आपने, फोर्थ वाली, 1 2 3 फोर्थ, ठीक हो गया। तो आप यहाँ लिखें फोर्थ टर्म। अब 3 टर्म कौन सी है, 18, 18 में आपने ये नंबर ऐड करना है, 18 प्लस 6 कितने हो गए 24। अब आगे फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है, तो लिखें फिफ्थ टर्म, ठीक है, उसमें इसको इसमें ऐड करना है आपने, इस वाली में कितने 6, तो हो गए 30, ठीक है। फिर सिक्स्थ टर्म 30 प्लस 6, नंबर आपने यही ऐड करना है जो आपके पास माइनस करके आया हुआ है, वो आ गया 36। तो आप देख सकते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये टर्म हमने फाइंड कर ली है। अब आप इनको इधर पुट कर दें, 24 30 36, उसके बाद 42, ठीक है। तो किसको ऐड करने से आ रहा है 6 को, ठीक हो गया। तो ये था जिसका फर्स्ट पार्ट, और ये इसका सेकंड पार्ट। आगे जो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, उसमें इसका उलट है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। आगे इसका पार्ट 3, आप देखें ये है पहला नंबर 23 और दूसरा 20, तीसरा 17। अब देखें आप नंबर कम होते जा रहे हैं, अब कितने कितने कम हो रहे हैं, 23 थे 20 हो गए यानी 3 नंबर कम हुए, फिर 20 से 17 हो गए यानी 3 नंबर कम हुए, फिर 17 से कितने, वो भी 3 ही होंगे ना। इस तरह आपने लिखना है इसको। तो पैटर्न आपने जो मेथड है वही फॉलो करना है जो मैंने आपको इसके प्रीवियस पार्ट्स में बताया हुआ है इनके। सॉल्व डिफरेंस आपने करना है जी, दूसरी में से पहली को, डिफरेंस सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। अब इसमें सेकंड टर्म कौन सी है 20, तो 20 और फर्स्ट टर्म को माइनस करें, 23 कितना आ गया, ये प्लस का है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, यानी 23 में से जब 20 जाएंगे तो 3 आ जाएगा, और सिंबल बड़ी वाली वैल्यू का बड़ा 23 है, इसके साथ जो सिंबल है वो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो -3 आ गया। अब देखें अब आपने कौन सी टर्म फाइंड करनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म आपने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फोर्थ टर्म, ठीक है। अब आपने इस नंबर को ऐड करना है किसमें, इसमें ऐड करेंगे तो वो फोर्थ टर्म बन जाएगी, यानी 17 में इसको ऐड करना है ये नंबर को प्लस ये नंबर। अब देखें प्लस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस। अब 17 में से 3 गए 40, ये आपके पास आ गई फोर्थ टर्म। इसी तरह आपने फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। अब ये जो नंबर आया इसमें आपने इसको ऐड करना है 14 प्लस ये नंबर जो कि -3 है। अब देखें प्लस माइनस माइनस, तो 14 में से 3 गए 11, तो वो 11 आपके पास ये आ गया। अब आगे सिक्स्थ टर्म भी फाइंड करनी है, तो आ गया जी सिक्स्थ टर्म।
अब ये नंबर आएगा जी इधर, और इसको आपने ऐड करना है जो आपने माइनस करके लाए हुए हो। अब प्लस माइनस माइनस, 11 में से 3 गए 8, तो यहाँ पे क्या आ गया जी 8। तो ये तीनों जो टर्म्स थी हमारे पास वो फाइंड हो चुकी हैं। अब आपने इनको इधर पुट कर देना है, यहाँ पे 14, यहाँ पे 11, यहाँ पे 8। ठीक हो गया, ये हमने इसकी जो मिसिंग टर्म्स थी उनको कंप्लीट कर दिया। अब आ जाएंगे इसकी तरफ, 98, 96, 94। यहाँ पे आपको पता लग जाता है कि इसमें 2 कम हो रहे हैं। ठीक हो गया, तो 94 में 2 कम हो गए, कितने आ जाएंगे 92, और इसमें फिर 2 कम हो गए 90, फिर 2 कम हो गए 88। ठीक है, तो आपने बढ़हर स्टेप पूरे करने हैं ताकि आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलें। तो पैटर्न वही है, डिफरेंस सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि इसमें कितना कितना फ़र्क आ रहा है। तो सेकंड में से पहले को माइनस करना है, सेकंड 96 है, इसमें पहले को माइनस करेंगे जो कि 98 है, तो आंसर क्या आ गया -2। इसके साथ प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 98 में से 96 गए, 2 बच गया साइन बड़ी वाली का। ठीक हो गया, अब 2 आ गया। अब आपने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, तो जो थर्ड ये फोर्थ टर्म फाइंड करनी है इसको लिखना, फोर्थ टर्म इज इक्वल। अब जो इससे पहले होगी ना उसमें ये नंबर ऐड करें, आपके पास फोर्थ टर्म आ जाएगी। तो 94 में आपने प्लस कर देना इसको -2 को, 94। अब देखें प्लस माइनस माइनस, 94 - 2 92। ठीक हो गया, अब देखें इसमें आपने अब इसको फिर ऐड कर देना, आपको फिफ्थ टर्म भी चाहिए, फिफ्थ टर्म इसमें 92 प्लस ये नंबर -2। अब प्लस माइनस माइनस, 92 - 2 हो गया 90। ठीक है, अब आपको सिक्स्थ टर्म भी चाहिए, तो लिखिए यहाँ पे सिक्स्थ टर्म, इसको यहाँ लेकर आए 90 को, और ये नंबर ऐड करें उसमें प्लस -2। ऐड आपने यही नंबर करना है जो आपके पास माइनस करके आया हुआ है, प्लस माइनस माइनस, 90 - 2 कितने हो गए 88। अब आप देख सकते हैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ ये तीनों टर्म आपके पास आ चुके हैं, तो आपने इधर मेंशन कर देनी है, यहाँ पे 92, 90 और 88, और उसके बाद फिर आ जाएगा जी 86। ठीक हो गया, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और उसके तमाम के तमाम पार्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, ये अब आप नोट कर लें होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द जनरल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस। ये जो आपको एक नंबर सीक्वेंस से दिए गए हैं, इनकी आपने जनरल टर्म फाइंड करनी है। अब जनरल टर्म क्या होता है आपके पास, जैसे ये देखें ये 6 है, उसके बाद 13 उसने दिया, उसके बाद 20, उसके बाद 27, ये एक सीक्वेंस से दिया गया, यानी इनमें कितना कितना गैप आ रहा है 7 का। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, इस तरह ही आगे चलती जाती है। आप देखें ये फोर्थ है, अगर आपसे कहा जाए इस तरह आपने कोई 50th टर्म फाइंड करनी, यानी 50 नंबर पे कौन सी टर्म आएगी, उसका क्या वैल्यू होगी। ठीक है, वो हमारे पास जनरल टर्म होती है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आप इसको लिखें यहाँ पे सॉल्व। आप देखें ये आपके पास पोजीशन है और ये टर्म है। अब देखें ये क्या होती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। आप देखें फर्स्ट पोजीशन पे क्या है आपके पास 6। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन सी टर्म आ रही है आपके पास 6, यहाँ पे आ गया 6। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे 13, सॉरी ये पोजीशन सेकंड है, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे 13। इस तरह थर्ड पोजीशन पे 20 और फोर्थ पोजीशन पे 27। लें जी, ये आपके पास आ गई इसकी। अब देखिए आपने इसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है, यानी हम इसको यानी nth टर्म, nth मीन कोई भी आगे उसने पूछा हो कि आप ये टर्म फाइंड करें, ये करें, तो उस पर इनकी वैल्यू क्या होगी, तो वो जनरल टर्म होती है हमारे पास। आप देखें इसका एक फार्मूला भी होता है हमारे पास, वो इधर मैं मेंशन करूँगा। जैसे अगर आपने फाइंड करना हो कि A1 कौन सी है टर्म, ठीक है A1। अब देखिए उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले इनमें देखना है कितना कितना गैप आ रहा है। 6 और 13 में कितना गैप आ रहा है 7 का, और उसके बाद 13 और 20 में कितना गैप आ रहा है 7 का, यानी
+7 करने से ये चीज़ बन रही है। इस तरह इसमें भी +7, इसमें भी +7, तो कितना गैप आ रहा है सब में +7 का, तो आपने लिखना है जी 7, और n वो नंबर आएगा जो इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। अगर ये देखें A1 यानी फर्स्ट पोजीशन पे हम चेक कर रहे हैं, तो फर्स्ट पोजीशन क्या है इसकी 6, तो n पे आएगा 6। अब देखें ये आ गया जी n। अब यहाँ पे जब 6 पुट करेंगे, सॉरी ये पोजीशन आएगी फर्स्ट वाली, ठीक है। तो जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे 7 1 जा 7, अब हमें क्या चाहिए 6, तो 7 में से कितने माइनस करेंगे कि 6 आएगा, वो 1 है, यानी कि 7n माइनस 1। तो A1 जो हमारे पास टर्म निकलेगी 7 एज इट इज़, n मीन पोजीशन, पहली पे हम चेक कर रहे हैं ना, तो इसकी जगह 1 आ जाएगा -1, तो 7 1 जा 7 -1 इज इक्वल टू 6। तो A1 जो टर्म निकली है हमारे पास वो क्या है 6। इसी तरह ही आपने A2 फाइंड करनी है, फिर A3, फिर A4, इस तरह आपने nth टर्म तक फाइंड करना है कि क्या वैल्यू आएगी। तो A2 क्या होगी फिर आपके पास, नंबर आपने वो 7 ही रखना है, ठीक है। और टर्म सेकंड फाइंड करनी है, यानी कि ये n1 है, इसको n1 कह लें, और ये n2, आगे -1। अब 7 एज इट इज़, n2 की जगह ये वाली n2 हमारे पास सेकंड पोजीशन है, और -1, 7 2 14 -1 13, तो ये आपके पास A2 आ गए। इसी तरह आपने A3 फाइंड करनी है जब, तो A3 में भी 7 का गैप आ रहा है, 7 A3 है तो n की 3 -1, और n3 आपके पास ये है, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, -1, 7 3 21 -1, तो आंसर 20, ये आपके पास A3 आ गई। इस तरह जब आप करेंगे A4 आएगी, वो भी मैं आपको कर देता हूँ। A4 को फाइंड करने के लिए 7n4 -1, 7 एज इट इज़, n4 की जगह उसकी वैल्यू 4 -1, 7 4 28 -1, तो 27 आ जाएगा। ये आपके पास A4 आ गई, ठीक है। A1 आपके पास ये, A2 ये, A3 ये, A4 A, इस तरह A5, फिर A6 A7, इस तरह जब आप nth टर्म तक पहुंचेंगे तो आपके पास इसका क्या फार्मूला बनेगा, वो ये बनेगा an इज इक्वल टू 7n -1, ठीक है। 7 nth टर्म आ जाएगी ये, और -1, तो ये हमारे पास जी इसका जनरल फार्मूला है। ठीक हो गया, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन 1 6 का पार्ट 1, और जो इसका पार्ट 2 है वो भी सेम इसी की तरह ही है, तो वो भी मैं आपको इसमें करवा देता हूँ, ये अभी आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2, इसको सॉल्व करते हैं, ये भी उसी की तरह ही है। अब देखें, ये मैंने आपको ये टेबल भी बना दी है, 5 7 9 11, इस तरह आपने nth टर्म फाइंड करनी है, उसका जनरल टर्म है जो वो फाइंड करनी है, तो हमने जस्ट इसमें फार्मूला बनाना है, ठीक है। अब देखें, फर्स्ट है फर्स्ट पोजीशन यानी A1 इज इक्वल टू, अब देखिए सबसे पहले तो आपने देखना है कि इसमें गैप कितना आ रहा है। 5 में कितने ऐड करें 7 आए तो वो 2 है, 7 में कितने ऐड करें 9 आए तो वो 2 है, फिर 9 में कितने ऐड करें तो 11 आए वो भी 2 है, यानी कितना कितना गैप आ रहा है 2 का, यानी 2 का हमारे पास ये एक सीक्वेंस चल रहा है। तो आपने यहाँ पे लिख देना जी 2, ओके। उसके बाद n1, यानी ये जो n1 है ये आपकी पोजीशन 1 है जिसपे आप चेक कर रहे हैं उसको। और अब देखें पोजीशन 1 है ना, इसकी जगह जब आप 1 पुट करेंगे 2 1 जा 2, और 2 में कितने ऐड करेंगे, आपके पास ये पहली पोजीशन है ये 5 है, तो उसमें 3 ऐड करेंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। A1 टर्म हमने फाइंड करनी है, सबसे पहले हमने देखना है इनमें कितना कितना डिफरेंस आ रहा था, वो 2 का आ रहा था, तो वो हमने लिख दिया, ठीक है। और ये जो n1 है ये यहाँ से आया कि जब हमने जो जो पोजीशन इसमें फाइंड करनी है, अभी हमने पहली पोजीशन फाइंड करनी है तो n1 आ गया, जब दूसरी पोजीशन फाइंड करेंगे तो n2 आ जाएगा, ठीक हो गया। और डिस्टेंस जो था इनमें फ़र्क था वो 2 ही रहेगा। उसके बाद हमने देखा कि जब हम पहली पोजीशन को फाइंड करेंगे, जब उसमें 1 पुट करेंगे n1 की जगह, तो 2 1 जा 2, फिर 2 में कितने ऐड करेंगे हमारे पास ये पहली टर्म आ जाए, तो वो 3 था, तो हमने ये मेंशन कर दिया। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 + 3, 2 1 जा 2 और +3 5, ये आपके पास A1 आ गई। इसी तरह आपने A2 फाइंड करनी है, उसका भी यही फार्मूला 2 n1 की जगह फिर n2 +3, 2 एज इट इज़, n2 की जगह ये वाली सेकंड टर्म जो पोजीशन है इसकी, और +3 क्या आ जाएगा 2 2 4 4 और 3 7,
ये A2 आ गई। इसी तरह आप A3 फाइंड करें, उसी तरह ही 2n3 + 3, A3 एज इट इज़ 2 और n3 यानी ये पोजीशन है, थर्ड पोजीशन, तो n3 की जगह आ गया 3 + 3, तो आंसर क्या आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 और 3 9। इस तरह A4 जब आप फाइंड करेंगे तो 2n4 + 3 ये फार्मूला जनरल जो है, और A4 एज इट इज़ 2n4 यानी ये आपकी फोर्थ पोजीशन है ये, तो इसकी जगह आप 4 लिखेंगे +3, तो जब आप इसको ऐड करेंगे 2 4 ज़ा 8 और 3 11, ठीक होगा। ये चारों आप देख सकते हैं 5 7 9 11 हमारे वही आंसर आ रहे हैं। तो अब इसका जनरल टर्म का फार्मूला क्या होगा, फिर हमारे पास an = 2n + 3 ये होगा जी इस सीक्वेंस का, ये जो नंबर्स आपको गिवन है इनका होगा। और जो इससे पहले क्वेश्चन किया उसमें जनरल फार्मूला डिफरेंट आ रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें क्वेश्चन भी डिफरेंट था हमारे पास, इसमें क्वेश्चन डिफरेंट है इसलिए इसके हिसाब से ये वाला फार्मूला आएगा। जनरल जो जनरल टर्म आएगी इसकी वो ये होगी, ठीक हो गया। आगे जो इसका पार्ट 3 और 4 है वो भी सेम इसी की तरह ही है। चले मैं आपको वो भी करवा देता हूँ तो आपके लिए ईजी हो जाए। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 3। अब देखें 4 9 14 19 इस तरह सो ऑन, इस सीक्वेंस से ये चलता जा रहा है। अब सबसे पहले तो आपने इसकी जनरल टर्म फाइंड करने के लिए नंबर 1 पे जो चीज़ देखनी है कि इसमें कितना कितना डिफरेंस आ रहा है, ठीक हो गया। अब 4 और 9 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 का, फिर 9 और 14 में 5 का, फिर 14 और 19 में 5 का, यानी कि 5 के डिफरेंस से ये एक सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। तो जब आप A1 इसकी टर्म फाइंड करेंगे तो आपके पास ये देखें A1 = 5 का डिफरेंस है, आपने 5 लिख देना आंखें बंद करके, ठीक हो गया। और उसके बाद जब आप इसकी पहली टर्म फाइंड करेंगे पहली पोजीशन पे तो वो N1 है, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है, N1 यानी कि ये पोजीशन 1 है। जब N1 की जगह इस 1 को पुट करेंगे तो 5 1 ज़ा 5, क्या आ रहा है 5, लेकिन हमें पहली पोजीशन क्या चाहिए 4, ठीक है। 5 आंसर आ रहा है तो 5 में क्या हम ऐसा करें कि 4 आ जाए, तो हम -1 करेंगे, तो आगे आप लिख देना -1 ताकि आपके पास इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो फाइंड हो जाए। A1 = 5 एज इट इज़, N1 की जगह ये पोजीशन पुट करनी है आपने 1, जिस पोजीशन पे आप चेक कर रहे हैं 1 पे कर रहे हैं तो 1 -1। अब 5 1 ज़ा 5 और -1 4। इसी तरह A2 फाइंड करें, A2 उसी तरह 5 N की 1 है तो यहाँ पे N2 आ जाएगा -1। अब 5 एज इट इज़, N2 की जगह ये 2 पोजीशन 2 जो फाइंड करनी है -1, 5 2 ज़ा 10 -1 9, ये A2 फाइंड हो गई। इसी तरह आपने A3 फाइंड करनी है, 5 N3 -1, 5 एज इट इज़, N3 की जगह उसकी पोजीशन 3 -1, तो क्या आ गया 14, 5 3 ज़ा 15 -1 = 14। इसी तरह आप A4 फाइंड करेंगे, 5 N4 -1, 5 एज इट इज़, N4 की जगह 4 -1, आगे कर लें 5 4 ज़ा 20, 20 -1 19, तो A4 क्या आ गई हमारे पास जो टर्म है वो 19। इसी तरह ये देखें सीक्वेंस वही चल रहा है 4 9 14 19, 4 9 14 19 जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो आपने nth टर्म फाइंड करनी है इसकी, तो उसका फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन के मुताबिक जो हमारे पास nth टर्म का फार्मूला होगा वो ये होगा, an = देखें क्या आ रहा है 5 N1 था, ठीक है, यानी N1 पोजीशन 1, तो हमने कौन सी पोजीशन इसकी फाइंड करनी है nth वाली, तो यहाँ पे आ जाएगा 5n, ठीक है। इधर आपने कुछ नहीं लिखना, इधर वो नंबर लिखना है जिसकी हमने पोजीशन फाइंड करनी होगी, 1 2 3 4, चाहे 100th पोजीशन फाइंड करनी है वो नंबर आएगा। आगे -1 है तो आपने यहाँ पे -1, ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला है, ठीक हो गया जी। अब हम मूव करते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की जानिब करके, इसको फिर सॉल्व करते हैं और फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 4। आप देखें इसमें भी आपने आगे ये डॉट nth टर्म फाइंड करनी है, ठीक है। तो मेथड आपने वही अप्लाई करना है। सबसे पहला स्टेप आपने जब A1 पोजीशन 1 पे जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है, तो आपने लिखना है A1 = उसके बाद आपने देखना है इसमें गैप कितना आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है 12, तो कितना गैप आ रहा है 10 का, और 12 के बाद आ रहा है 22, कितना गैप आ रहा है इनमें 10 का, फिर इसमें भी 10 का गैप आ रहा है, ठीक है। तो आपने इधर लिख देना 10,
ठीक हो गया। उसके बाद आपने A1 यानी फर्स्ट पोजीशन फाइंड करनी है, तो आगे N1। ओके, अब आगे आपने वो नंबर लिखना है इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब देखें 10 तो 10 नहीं है, N1 यानी पोजीशन 1, पोजीशन 1 की वैल्यू क्या है 1, ये 1। तो जब 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 सा 10, और आपको पहली टर्म क्या चाहिए 2। तो 10 में क्या हम ऐसा कुछ करें कि 2 आए, तो हम -8 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 10 एज इट इज, N1 पोजीशन 1 है तो इसकी जगह 1 -8, 10 1 सा 10 -8 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास A1 आ गई। अब आपने A2 फाइंड करनी है, तो 10 N1 थी तो N2 हो जाएगी और -8। अब 10 N2 की जगह 2 -8, 10 2 सा 20, 20 -8 12, तो ये आ गया आपके पास A2। उसके बाद आ जाए जी A3 की जानिब, उसी तरह ही 10 N3 -8, 10 एज इट इज, N3 की पोजीशन जो है वो 3 है, -8, 10 3 सा 30, 30 में से 8 गए 22, ये आ गई A3। अब A4 भी इसी तरह ही, फार्मूला वही 10 N4 -8, 10 एज इट इज, N4 की जगह उसकी वैल्यू पोजीशन जो है 4 -8, 10 4 सा 40, और उसमें से 8 गए 32। तो आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास 2 12 22 32, 2 12 22 32। इस तरह जब आप इसकी nth टर्म फाइंड करेंगे तो उसका क्या फार्मूला होगा फिर, an इज इक्वल टू, देखिए 10 N1 था ना, ये 1 तो पोजीशन 1 थी ना, तो nth टर्म हमें नहीं पता कौन सी है, तो हमने क्या कह देना है उसको n -8। ये आपके पास जी इसका जनरल फार्मूला आ गया। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड 30th टर्म फ्रॉम द फॉलोइंग जनरल टर्म्स। ये जो आपको नीचे जनरल टर्म्स उसने दी हुई हैं, इसमें से आपने इसकी 30th टर्म फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। अब सिंपल इसमें आपने क्या करना है जी, इन क्वेश्चंस में जहाँ n होगा ना, आपने 30th टर्म फाइंड करनी है ना, यानी ये an है, तो इसकी जगह आपने A30 पुट करना है, यानी जहाँ जहाँ पे n होगा वहाँ पे 30 पुट कर देना है, उसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा सिंपल। तो इसको सॉल्व करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 30, क्यों, क्योंकि हमने 30th टर्म फाइंड करनी है। तो A30 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, n की जगह फिर 30 +1, तो A30 230 था 60 +1, तो A30 की वैल्यू आ गई 61। ये आपका जी इसका आ गया जी आंसर। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, इसमें भी आपने पुट करना है जी, n इज इक्वल टू 30, A30 हो जाएगा जी इज इक्वल टू 3, n की जगह 30, क्योंकि हमने 30th टर्म फाइंड करनी है। तो 3 4 12, 120 +4, आंसर क्या आ गया 124। तो ये आपके पास A30th टर्म फाइंड हो गई। इसी तरह इसको करना है पुट, n इज इक्वल टू 30, तो A30 इज इक्वल टू 530 -2, तो 5 3 ज़ा 50, 150 -2, तो 148। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इनको आप खुद भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है इसमें कि उसने बोला फाइंड 30th टर्म, जहाँ n होगा वहाँ आपने 30 पुट करके इसको सॉल्व कर देना है। इस इक्वेशन में आपके पास इसका आंसर आता जाएगा। इस तरह जो इसका लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। पुट n इज इक्वल टू 30, तो a की जगह जब आप 30 पुट किया, यानी a n की जगह 3 और 2, सिर्फ n की जगह आपने 30 पुट करना है और कहीं नहीं करना, बाकी सारा सेम एज इट इज़ लिखना है जैसे ये मैंने मेंशन कर दिया। तो A30 इज इक्वल टू 2 और 2 3 ज़ा 6, 0 +1, तो 2 और 61, इनकी कटिंग नहीं होती, तो आपके पास यही इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया जी, ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन 7, जो कि बहुत ही ईजी था। सिर्फ आपने n की जगह 30 पुट करके इसको सॉल्व करना है, आपके पास जो 30th टर्म है वो फाइंड हो जाएगी सबकी। ठीक हो गया जी। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 8, उसका पार्ट 1।
फाइंड जनरल टर्म्स ऑफ द नंबर सीक्वेंस आर गिवन, लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस। ये आपको उसने एक सीक्वेंस जनरल टर्म दे दिया, तो आपने लिस्ट द फर्स्ट 4 टर्म्स फॉर ईच सीक्वेंस, इस सीक्वेंस से फर्स्ट 4 टर्म्स आपने फाइंड करनी है। ठीक हो गया जी। तो जहाँ जहाँ n होगा आपने 4 टर्म्स फाइंड करनी है ना, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो पहले आप इसमें 1 पुट करेंगे, फर्स्ट आ जाएगी, फिर आप इसमें 2 पुट करेंगे, सेकंड आ जाएगी, 3 पुट करेंगे, थर्ड आ जाएगी, फोर्थ पुट करेंगे, फोर्थ आ जाएगी। तो जस्ट आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं सॉल्व। फोर्थ टर्म फाइंड करनी है आपने, 4 टर्म्स, फर्स्ट 4। ठीक है, तो ए एन है, ये आपके पास एक उसने जनरल फार्मूला दिया आपको, ए एन इज इक्वल टू 3n + 5। तो इसमें आपने पुट करना है जी, सबसे पहले पुट n इज इक्वल टू 1, तो a1, ये आपके पास a1 यानी पहली टर्म फाइंड होगी, इज इक्वल टू 3, n की जगह 1 + 5। इसको सॉल्व करें, 3 1 = 3 और +5 8, a1 आ गया 8। इस तरह जब आप a2 करेंगे तो 3n की जगह क्या आ जाएगा 2, क्योंकि हम यहाँ पे a2 फाइंड कर रहे हैं, और +5, यानी ये n की वैल्यू सारी मैं इसमें पुट कर रहा हूँ। यहाँ आप बल्कि लिखें ताकि आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो। ये आ गया। अब पुट n इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसमें जब पुट करेंगे a2 इज इक्वल टू 3, n की जगह 2 + 5। अब देखें 3 2 6, 6 और 5 11। ठीक हो गया, ये थी n2। अब आपने पुट करनी है जी n3, पुट n इज इक्वल टू 3। जब आप n की जगह क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3, n की जगह फिर 3 + 5। अब देखें 3 3 9, और 9 और 5 कितने हो गए 14। ये आपके पास थर्ड टर्म आ गई। इस तरह आपने फोर्थ भी फाइंड कर लेनी है, वो आप ऊपर कर लें। यहाँ पे ए फोर्थ टर्म पुट n इज इक्वल टू 4, तो a4 इज इक्वल टू 3, n की जगह 4, क्योंकि हमने फोर्थ टर्म फाइंड करनी है, +5, 3 4 12 + 5 कितने हो गए 17। तो a4 आपके पास क्या आ गया 17। एक आपके पास आई है जी 8 11 14 17। अब आपने इसमें एक चीज़ गौर करनी है कि ये सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखिए 8 पे कितने ऐड करें यहाँ, बल्कि आप लिखें भी यहाँ पे ताकि एग्जामिनर आपके मार्क्स काटने ना पाए। पहली 8, दूसरी 11, तीसरी 14 और चौथी 17। आप देखें ये नंबर्स आए हैं आपके पास 8 11 14 17। अब 8 और 11 में कितना गैप आ रहा है 3 का, 11 और 14 में भी 3 का, 14 और 17 में भी 3 का। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा फिर सीक्वेंस ठीक है, यानी ये क्वेश्चन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, कैलकुलेशन भी हमारी ठीक हुई है क्योंकि डिफरेंस भी हमारा सेम आ रहा है। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव करते हैं जिसके सेकंड पार्ट की जानिब। सेकंड पार्ट है जी इसका an इज इक्वल टू 8n + 2। लें इसकी भी आपने इसी तरह ही सेम फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। पहले n1, उसके बाद n2, उसके बाद n3, उसके बाद फिर n4, ताकि आप इनकी वैल्यूज इजीली सॉल्व कर सकें। अब देखें, अब आपने क्या पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें तो आपके पास a1 आ जाएगा इज इक्वल टू 8, आगे n की जगह 1 + 2। अब 8 1 = 8 और उसमें 2 ऐड किए 10। ठीक हो गया जी। अब आपने पुट करना है जी इसमें, पहले 1 पुट किया, अब पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2। इसी में जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, फिर a2 फाइंड हो जाएगी आपके पास, n की जगह 2 + 2, a2 = 10 और +2 किए, सॉरी a2 = 16, 16 में +2 ऐड किए 18 आ गया। इस तरह अब आपने पुट करना है जी n इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा a3 आ जाएगी आपके पास इज इक्वल टू 8। इसमें हम पुट कर रहे हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, जहाँ जहाँ n होगा वहाँ हम उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब 3 पुट करेंगे an था वहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद 8 था वो ये मैंने लिख दिया, आगे n है तो उसकी जगह हमने क्या पुट करना है 3, तो वो ये कर दिया, आगे +2 है वो ये आ गया। अब 8 3 =
24 और उसमें 2 ऐड किए 26। इसी तरह अब आपने पुट करना जी n इज इक्वल टू 4, क्योंकि हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो A4 इज इक्वल टू, इसमें an था तो A4 आ गया, आगे 8n है तो 84 आ जाएगा, 84, यानी सिर्फ n की जगह हमने 4 पुट किया जहाँ जहाँ n है, +2। अब 8 4 था 32 और उसमें 2 ऐड किए 34। ठीक हो गया। जब आपके पास ये फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड हो चुकी हैं, अब आपने जस्ट इसका आंसर लिखना है। अब देखें क्या क्या आई है आपके पास। फर्स्ट आई है जी 10, उसके बाद 18, उसके बाद 26, उसके बाद 34। अब आप देखें 10 और 18 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 8 का। 8 और 26 में कितना आ रहा है, 8 का। 26 और 34 में कितना आ रहा है, 8 का। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन फिर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक हो गया जी। ये थे इसके फर्स्ट 2 पार्ट्स। आगे जो है इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट भी है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ये भी आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 3। इसमें भी आपने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। तो उसी तरह जैसे आपने इसके प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, सबसे पहले आपने पुट करना है जी n इज इक्वल टू 1, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर n इज इक्वल टू 3, फिर n इज इक्वल टू 4। इसमें पुट करके सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको करते हैं, पुट n इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ उसकी वैल्यू आ जाएगी जो कि 1 है। तो a1 इज इक्वल टू 5, n की जगह उसकी वैल्यू जो कि 1 है, और उसके ऊपर स्केयर है तो आपने भी स्केयर डाल देना +1। अब देखें 5 एज इट इज़, 1 का स्केयर 1 +1। अब 5 1 ज़ा 5 और उसमें 1 ऐड किए कितने हो गए, 6। ये आपके पास आई है जी A1। अब आपने इसी तरह इसकी जो A2 है इसको भी फाइंड करें। तो उसमें भी आपने पुट n इज इक्वल टू 2। अब इसमें 2 करना है। A2 इज इक्वल टू 5, n की जगह पुट करना है 2 नंबर, आगे उसका स्केयर है तो स्केयर +1। A2 इज इक्वल टू 5, 2 का स्केयर 4 +1। अब 4 5 ज़ा 20 +1, आंसर क्या आ गया 21। ये आपके पास A2 फाइंड होगी। इसी तरह आपने A3 करनी है, 5 3 का स्क्वायर +1। ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, an था, जहाँ n होगा वहाँ आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है, पुट n इज इक्वल टू 3। ठीक हो गया। तो 5 एज इट इज़, आगे n आ गया था तो उसकी जगह हमने वैल्यू पुट की, ऊपर स्क्वायर था तो वो स्क्वायर आ गया, आगे +1 था +1 आ गया। अब A3 इज इक्वल टू 5, 3 का स्क्वायर 9 +1। अब 5 9 ज़ा 45 और 1 46। ये आपके पास A3 आ गई। इसी तरह आपने पुट करना है अब n इज इक्वल टू 4 इसमें। तो क्या आ जाएगा, A4 इज इक्वल टू 5n स्क्वायर है तो 5n की जगह 4, उसका स्क्वायर +1। तो 4 का स्क्वायर 16 +1, 16 5 ज़ा 80 और वो 81 हो गए। तो ये आपके पास A4 आ गई। ठीक हो गया जी। अब आपने इसमें एक चीज़ गौर करनी है, ये आ रहा है जी 6 और ये है 21 और ये है 46 जी। तो ये आपका आंसर है 6 21 46 81। इसको आप इस तरह करके लिख लें एक साथ ही, 6 21 46 और 81। ठीक हो गया जी। ये था इसका पार्ट 3। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका लास्ट पार्ट है, इसको भी देख लें। इसमें भी आपने फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम पहली टर्म फाइंड करेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 1 इसमें। तो A1 इज इक्वल टू 4, n की जगह 1 +12, 4 1 ज़ा 4 +12, आंसर क्या आ गया 16। ये आपके पास A1 फाइंड हो गया। ठीक हो गया। इसको आप यहाँ लिख लें। इसी तरह आपने A2 फाइंड करना है। तो ऊपर आप लिखें पुट n इज इक्वल टू 2। तो A2 इज इक्वल टू 4,
n की जगह उसकी वैल्यू जो कि 2 है प्लस 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 12, तो आंसर क्या आ गया 20। ये आपके पास A2 फाइंड हो गया। इसी तरह ही आपने A3 फाइंड करना है। A3 इज इक्वल टू, ऊपर लिखें पुट n इज इक्वल टू 3, तो 4n प्लस 12 है, तो 4 3 प्लस 12, तो 4 3 ज़ा 12 और 12 कितने हो गए 24, तो A3 की वैल्यू क्या आ गई 24। ये मैं आपको फिर यहाँ पे एक रिपीट कर दूँ। इस इक्वेशन में जहाँ पहले हमने किया n इज इक्वल टू 1, जहाँ n था उसकी जगह हमने 1 पुट किया, उसको सॉल्व किया, ये आ गया। फिर पुट किया n इज इक्वल टू 2, जहाँ पे n था ये यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, उसको सॉल्व किया 20 आ गया। फिर हमने पुट किया 3, n था जहाँ पे वहाँ पे आ गया 3, ठीक हो गया, उसको सॉल्व किया, ये वैल्यू होगी। अब हमने पुट करना है जी 4, पुट n इज इक्वल टू 4, तो A4 इज इक्वल टू 4 प्लस 12, 4 4 ज़ा 16 प्लस 12 कितने हो गए 28। A4 क्या आ गया जी 28। लें जी, अब आप इसमें एक चीज़ गौर करें ज़रा, ये 16 है, ये 20 है, ये 24 है, ये 28 है। सबसे पहले तो आप इसको यहाँ लिख लें, क्या क्या आया 16 20 24 और 28। अब देखिए 16 और 20 में कितना गैप आ रहा है 4 का, 20 और 24 में कितना आ रहा है 4 का, और 24 और 28 में कितना आ रहा है 4 का। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस से चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक हो गया जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके तमाम पार्ट्स आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी क्वेश्चन जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो इसको आपने इजी होके रिलैक्स होके समझना है, आपको इंशाल्लाह समझ आएगा। अ प्लांट दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल ग्रोस 2 सेंटीमीटर ईच वीक। इसमें वो कह रहा है जी एक प्लांट, एक पौधा है, दैट इज 17 सेंटीमीटर टॉल, जो कि 17 सेंटीमीटर लंबा है। एक पौधा है जो कि 17 सेंटीमीटर लंबा है, ग्रोस 2 सेंटीमीटर ईच वीक, और वो हर हफ्ते बाद कितना बड़ा होता है 2 सेंटीमीटर तक। ठीक हो गया, कंप्लीट दी सीक्वेंस, तो आपने ये सीक्वेंस इसको कंप्लीट करना है। 17, अब देखें उसने बोला कि एक पौधा है जिसकी जो हाइट है वो 17 सेंटीमीटर है, और हर हफ्ते वो 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है, टॉल होता है। हर हफ्ते, एक हफ्ते के बाद वो 2 सेंटीमीटर टॉल हो जाता है, तो 1 वीक के बाद वो कितना होगा 17 सेंटीमीटर उसकी पहले हाइट है। ठीक हो गया, टॉल है वो। तो जब एक वीक गुजर जाएगा तो कितना हो जाएगा वो फिर 19 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने बोला होगा 2 सेंटीमीटर वो हर हफ्ते ग्रो करता है। तो पहले हफ्ते जब उसने ग्रो की तो 17 से कितना हो गया वो 19 सेंटीमीटर, यहाँ पे आ जाएगा 19। ठीक हो गया, उसके बाद 2 वीक्स में फिर कितना होगा, देखें एक वीक में हुआ 19, फिर उससे अगले हफ्ते कितना होगा 21, क्योंकि उसने बोला होगा 2 सेंटीमीटर ईच वीक, तो यहाँ पे क्या आ गया 21। ठीक है, फिर 3 वीक्स में कितना हो जाएगा वो 23। ठीक है, 17 तो उसकी पहले ही हाइट थी ना, जब एक वीक गुजरा तो उसकी 19 हो गई, जब दूसरा वीक भी गुजर गया तो उसकी 21 हो गई, जब तीसरा वीक भी गुजर गया तो उसकी 23 सेंटीमीटर हाइट होगी। सेंटीमीटर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे वो बी पार्ट में कह रहा है जी हाउ टॉल विल द प्लांट बी आफ्टर 3 वीक्स। तो आपने बताना है कि वो 3 वीक्स यानी 3 हफ्तों बाद उसकी जो हाइट है वो कितना टॉल हुआ। तो 3 वीक्स बाद वो कितना हुआ 23 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या है जी फिर 23 सेंटीमीटर टॉल। बस आप 23 सेंटीमीटर लिख लें। उसके बाद कहता है जी आफ्टर हाउ मैनी वीक्स विल द प्लांट बी 27 सेंटीमीटर टॉल, कि उसको कितने हफ्ते लगेंगे कि वो 27 सेंटीमीटर टॉल हो जाए। ठीक है, ये देखें 3 वीक्स में कितना हुआ वो 23। ठीक है, तो 4 वीक में वो कितना होगा फिर 4 वीक में वो हो जाएगा जी, ये 23 है ना, जब 4 वीक्स आ जाएंगे यानी 2 सेंटीमीटर हर हफ्ते बढ़ रहा है ना, तो 23 में 2 ऐड किए 25, ये हो गया 4 वीक। फिर 25 के बाद 5 वीक में वो कितना हो जाएगा 2 ऐड किया इसमें 27। ठीक हो गया, तो उसकी हाइट जो है वो 27 फिर कब होगी 5 वीक में। ठीक हो गया, उसने वीक पूछा हुआ है हाउ मैनी वीक्स, कितने वीक्स लगेंगे, तो उसको 5 वीक लगेंगे। यहाँ पे आप एस पी लगा लें क्योंकि ये प्लूरल है, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 5 वीक्स में उसकी जो हाइट है वो 27
सेंटीमीटर टॉल हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ये था जिसका क्वेश्चन नंबर 9। मैंने तो इसको बहुत इंजॉय किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको इंजॉय किया होगा और आपने इसको अंडरस्टैंड भी किया होगा अच्छे तरीके से। तो अब हम मूव करते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसकी बस स्टेटमेंट लेंथी है बहुत ईजी है ये। इब्राहिम सॉल्व्स 5 क्वेश्चंस ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें इब्राहिम है वो 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करता है ऑफ एन एक्सरसाइज इन द सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स। मैथ्स की उसके पास एक एक्सरसाइज है, उसको वो सॉल्व करता है उसके 5 क्वेश्चंस को इन 20 मिनट्स। 20 मिनट में वो एक्सरसाइज के 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करता है। 7 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स, और 7 क्वेश्चंस को वो सॉल्व करता है 30 मिनट्स में। 9 क्वेश्चंस इन 40 मिनट्स, और 9 क्वेश्चंस को वो सॉल्व करता है 40 मिनट्स में। व्हेन विल ही सॉल्व 13 क्वेश्चंस एंड 15 क्वेश्चंस। तो जब वो सॉल्व करेगा 13 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस, व्हेन दिस पैटर्न इज कंटिन्यू, इसी पैटर्न के तहत वो सॉल्व करेगा। आल्सो कन्वर्ट द टाइम इनटू आवर्स एंड मिनट्स। तो आपने बताना है कि उसको कितना टाइम लगेगा, जितना लगेगा उसको फिर आपने बताना है कन्वर्ट करके के आवर्स और मिनट्स में भी उसको कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है, एक तो उसने टाइम दिया है और एक क्वेश्चंस दिए हैं कि इतने क्वेश्चंस इतने टाइम में हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको वो टेबल बना लेंगे इसका, ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। एक उसने आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस हैं और टाइम है। ठीक हो गया जी। लें जी, क्वेश्चंस कितने हैं आपके पास, 5 क्वेश्चंस हैं पहले, ये आ गया। और टाइम कितना है उनके लिए, 20 मिनट्स। तो टाइम ये है तो यहाँ पे आ गया 20। उसके बाद जी 7 क्वेश्चंस हैं और 30 मिनट्स हैं, यहाँ पे आ गया 7 और मिनट्स कितने हैं 30, ये आ गया। उसके बाद 9 क्वेश्चंस हैं और मिनट कितने हैं 40, तो यहाँ पे आ गया 9 और मिनट्स आ गए 40। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने खुद बताना है कि 13 क्वेश्चंस को कितना टाइम लगेगा और 15 क्वेश्चंस को कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चंस क्या आ गए 13 और आगे क्या आ गया 15 क्वेश्चंस। इनको आपने टाइम बताना है इसी सीक्वेंस के तहत। अब देखें यहीं से आपको पता लग जाएगा 20, 30, 40 में कितना कितना गैप आ रहा है 10 का। 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, फिर यहाँ पे क्या आएगा इसी सीक्वेंस के तहत 50, और इसी सीक्वेंस के तहत आगे 60। यानी कि फिर 13 क्वेश्चन 50 मिनट्स में सॉल्व होंगे और 15 क्वेश्चन 60 मिनट में सॉल्व होंगे। ठीक है, ये हमें पता लग चुका है। तो आप यहाँ इसको लिख भी सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको क्या है, यहाँ पे आप लिखें टाइम फॉर ये 13 क्वेश्चंस कितना लगा जी उनको 50 मिनट्स। 50 मिनट्स हैं, 20, 30 यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा। जी जी, यहाँ पे ये जो 50 है, ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गया, इसको आप करेक्ट कर लें। यहाँ से ये देखें 9 है, 5, 7, 9, उसके बाद 11। ठीक है, 11 के बाद फिर 13 और उसके बाद फिर 15। ठीक हो गया, तो 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 70। तो 13 क्वेश्चंस को कितने लगा टाइम 60 का। ठीक हो गया, ये इस सीक्वेंस के तहत चलना। आपने वहाँ हमसे ये 11 मिस हो गया तो वो मैंने मेंशन कर दिया। तो 13 क्वेश्चन को कितना टाइम लगा 60 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट, और इसको ये हैं जी मिनट्स, और इसको आपने आवर्स में भी कन्वर्ट करना है ये। तो 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं, ओनली 1 आवर्स। तो यहाँ पे लिख दें आप और 1 आवर, बस ठीक हो गया। और उसके बाद टाइम फॉर 15 क्वेश्चन जो उसने आपको पूछा हुआ है कि 13 और 15 क्वेश्चन, यहाँ आप लिखें टाइम फॉर 15 क्वेश्चंस 70 मिनट्स लगे हैं उसको, 70 मिनट्स। अब आपने इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट तो हो गए ना 1 घंटे में। यहाँ आपने लिखा 1 आवर, लेकिन आपके पास यहाँ पे 70 मिनट्स हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 10 बच गए। आगे आप लिख दें एंड 10 मिनट्स। ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब आप इसको नोट कर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट ज़रा लेंथी है लेकिन ये है बहुत इजी। इसको आप इजीली समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इसको समझ आ जाएगा और आप इसको खुद सॉल्व इजीली कर सकेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी यूज 10 कार्टन्स, एक कंपनी है और 10 कार्टन्स यूज़ करती है टू पैक बॉल्स, बॉल्स को पैक करने के लिए 10 कार्टन्स वो यूज़ करती है। इफ़ द कंपनी पैक 20 बॉल्स, अगर कंपनी को 20 बॉल्स पैक करनी हो इन दी फर्स्ट कार्टन, ठीक है, पहले कार्टन में वो कितनी पैक करती है 20 बॉल्स, 25 बॉल्स इन दी सेकंड कार्टन, और सेकंड कार्टन में वो 25 बॉल्स पैक करती है, 30 बॉल्स इन दी थर्ड कार्टन, और थर्ड कार्टन में वो 30 बॉल्स, एंड दिस पैटर्न इज कंटिन्यू। इसी तरह वो आगे 10 कार्टन में इसको इसी पैटर्न से पैक करती है बॉल्स को, पहले में 20, दूसरे में 25, तीसरे में फिर 30, फिर चौथे में 35, 40, इस तरह 10 कार्टन उसने फिल करने हैं। द नंबर ऑफ बॉल्स इन दी फोर्थ, फिफ्थ, दिस सो ऑन 10th कार्टन, तो आपने बताना है कि चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें और 10वें में कितनी कितनी बॉल्स आएंगी। तो हम तो इसका टेबल बना लेंगे ना पहले, ताकि हमें पता लग जाए। एक तो आपके पास कार्टन्स हैं और दूसरी बॉल्स हैं। लें, अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर करनी है। कार्टन्स कितने हैं आपके पास, पहले कार्टन में वो 10 कार्टन्स हैं टोटल, ठीक हो गया। तो पहले आप टोटल बना लें 10 कार्टन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमने जी 10 कार्टन्स बना लिए टोटल, जो उसने आपको बोला हुआ था कि 10 कार्टन यूज़ करने हैं। अब पहले कार्टन में कह रहा है 20 बॉल्स हैं, तो पहला कार्टन बॉल्स कितनी आ गई इसमें 20, ये हमने 20 लिख दिया। और दूसरे कार्टन में वो कह रहा है 25 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे हमने 25 बॉल्स लिख दी क्योंकि ये बॉल्स वाली रो है। और उसके बाद थर्ड कार्टन में 30 है, ये रहा, तो यहाँ पे हमने 30 लिख दिया। और आगे वो कह रहा है पैटर्न इज कंटिन्यू, यही पैटर्न आगे कंटिन्यू चल रहा है। देखें 20, 25, 30, तो आगे क्या होगा 35, 40, 45, इस तरह, ठीक हो गया। 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, लें, ठीक हो गया। अब उसने क्या पूछा था आपसे पहले क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ बॉल्स इन द फोर्थ, फिफ्थ केस में कितनी बॉल्स आ रही थी। देखिए फोर्थ में 35, फिफ्थ में 40, सिक्स में 45, इस तरह ये आगे आ रही थी। तो हमने उसको यहाँ पे मेंशन भी कर दिया कि ये कार्टन्स हैं आपके और ये बॉल्स जा रही हैं, तो इसमें सबको पता लग जाएगा कि किस कार्टन में कितनी बॉल्स आ रही है। तो ये पहला जो पार्ट है इसका वो हमारा सॉल्व हो चुका है। आ गया जी सेकंड पार्ट इसका, हाउ मैनी बॉल्स आर देयर ऑल टुगेदर इन 10 कार्टन्स। अब आपने बताना है कि ये जो 10 कार्टन थे इसमें बॉल्स कितनी आई हैं टोटल, ऑल टुगेदर मीन सारे इकट्ठा करके। तो पहले में 20, दूसरे में 25, 30, इस तरह आपने सबको टोटल कर देना और बताना है कि 10 कार्टन में कितनी बॉल्स आई। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे, मेरे पास कैलकुलेटर में उससे कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 425। उसको आप यहाँ पे लिख लें आंसर 425, ठीक हो गया, इतनी बॉल्स हैं, ठीक हो गया। आगे क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ ऑल बॉल्स इज द प्राइस ऑफ अ बॉल इज ₹18। अगर एक बॉल की कीमत 18 रुपये है तो आपने ऑल बॉल्स की प्राइस बतानी है। अब ऑल बॉल्स, सारी बॉल्स कितनी बनी थी 425, तो एक बॉल की 18 रुपये है तो 425 की कितनी होगी, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 425 को आप 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास इसका आंसर आ गया। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये जी आपके पास बॉल्स की प्राइस आ गई, ठीक हो गया जी। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तमाम की तमाम एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर ली होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक्सरसाइज 2.2 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।